शेर के साथ होता है, शेर जैसा होता है, उसी जैसा कॉन्फिडेंटल होता है, आत्मविश्वास से भरा भैया होता है। बहुत चर्चा में थी, 2023 में पद्मश्री मिला है उमरिया जिले। नमस्कार साथियों, एनएस कोटल अकेडमी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप अपनी एमपीपीएससी की तैयारी में कुछ कदम की दूरी और तय कर लिए होंगे, लेकिन अभी फासला थोड़ा बड़ा है। समय भी है कि चलो कैसे 20-25 दिनों में हम एमपीपीएससी निकालें, तो बड़ा सरल उत्तर है कि ऑनलाइन फैक्ट पे विशेष ध्यान दें। बुक्स को, जो हमारी बेसिक बुक्स हैं, उन्हें बार बार पढ़ें और अपने फोकस को बिल्कुल कंसंट्रेट रखें। विभिन्न प्रकार की जनजातियों में जब सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी करते हैं तो एक स्टेज में पहुंचकर आपको लगता है कि आपकी तैयारी ठीक है, लेकिन इसके साथ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और कम महत्वपूर्ण प्रश्न के बीच की जो दूरी है वो कम होती जाती है। जो प्रश्न किसी ने पूछ लिया वह अति महत्वपूर्ण, जो अभी तक नहीं पूछा गया वो कम महत्वपूर्ण। परंतु किताबों की भाषा में हमें यह समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से हमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करना है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जनजाति की, बैगा लोग, जो अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सा, जड़ी बूटियों के पारंगत व्यक्ति हैं, साथ ही जादू टोना, मंत्र तंत्र, जंगली जानवरों की इलाज, बहुत सी मानवीय बीमारियां और उनके झाड़ फूंक, इन सब में बैगा जनजाति के लोग अग्रणी हैं। एक ऐसा क्षेत्र मंडला और डिंडोरी के आसपास का जो बैगा जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, हम जब इस जनजाति को पढ़ेंगे तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले, यह किसकी उप जनजाति है? यह गोंडों की उप जनजाति है। आप देखिए, है ना, भारत सरकार ने इनको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। विशेष पिछड़ी जनजाति से ऐसे समझते हैं आप लोग क्या है ना? विशेष पिछड़ी जनजाति से आशय है, पहले भी मैंने बताया था कि वे लोग जो आज भी आधुनिक सभ्यता में चंद्रमा और मंगल की यात्रा हो जाने के बाद भी, बुलेट ट्रेन की रफ्तार हो जाने के बाद भी, राष्ट्रपति के रूप में महिला जनजाति देश की प्रधान बन गई, उसके बाद भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़े हैं, इसलिए उनको विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। अपने को कौन धरती का पुत्र कहता है, यह प्रश्न बनेगा, है ना? तो जो बैगा जनजाति हैं, ये अपने को धरती पुत्र कहते हैं और जंगल का राजा भी कहते हैं। जंगल के राजा से एक बात याद आती है कि एक ऐसी जनजाति है जो अपने को, जंगल का राजा शेर होता है, आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं। एक ऐसी जनजाति है जो अपने को शेर का बड़ा भाई कहती है। अनुमान लगा आप लोग? कमेंट्स करो, कौन सी जनजाति शेर का बड़ा भाई अपने आप को कहती है? कमेंट्स में बताइए मुझे, तब मुझे लगेगा कि आप इस चैनल को पसंद करते हैं, आप वीडियो ध्यान से देखते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं ताकि आप पास हो सकें। अब मैं बता दूं, सहरिया लोग अपने आप को शेर का बड़ा भाई कहते हैं। तो आपने क्या देखा, यह जंगल का राजा जो है कौन है?
बैगा मंडला डिंडोरी के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। कौन सी प्रजाति? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी द्रविड़ समुदाय के ये लोग हैं। ध्यान दीजिएगा, अमूमन नर्मदा नदी के नीचे जो समाज है, चाहे वह जनजातीय समाज हो या सामान्य वर्ग के लोग हों, जैसे ब्राह्मण हो गए, नैनार ब्राह्मण हो गए, नंबूदरी पाद हो गए, तो यह द्रविड़ लोग हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड द्रविड़ समुदाय से ये लोग अपना संबंध जोड़ते हैं और प्रजातीय लक्षण में द्रविड़ समुदाय के हैं। द्रविड़ समुदाय के प्रजातीय लक्षण में घुंघराले बाल, रंग काला, हाइट थोड़ा सा कम, नाक थोड़ा सा चौड़ी, माथा थोड़ा सा चपटा, इस प्रकार से द्रविड़ प्रजाति के लक्षण है। उपनाम बैरियर एल्विन, देखिए ये बहुत बहुत बड़ा नाम है बेटे, आप लोगों को मैं बता दूं, बैरियर एल्विन एक बहुत बड़ा नाम है। कैसे? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, द बैगा पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी द बैगा पुस्तक? इन साहब ने लिखी द बैगा पुस्तक, है ना। बैरियर एल्विन ने जादूगर, वैद्य, आदि स्वामी, जंगल का राजा, धरती पुत्र और प्राकृतिक पुत्र, यानी प्रकृति के संतान अपने आप को कहते हैं। तो अब आप यहां देखेंगे कि बैगा लोग किस प्रकार से अपने आप को प्रकृति से जोड़ करके आज भी अपने अस्तित्व को बना के रखे हुए हैं। राज्य की कुल आबादी का मात्र 2.71% है। यह फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर चूंकि आप पढ़ रहे हैं तो कुछ फैक्ट आपको याद होना चाहिए। लेकिन जो फैक्ट आपको याद करना है वह यह है कि इनका निवास आवास कहाँ है? मंडला डिंडोरी में बैगाचक क्षेत्र। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बैगाचक क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कटनी, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी डिंडोरी, ऑप्शन डी मंडला। तो अब कटनी शामिल नहीं है, जबलपुर शामिल नहीं है, बैगाचक क्षेत्र यानी बैगाओं के निवास की एक बाउंड्री पहचान करके कि इस क्षेत्र में बैगाओं का संकेंद्रण अधिक है और इनके विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनके रोजगार के लिए सरकार को बहुत सारा प्रयास करना है और सरकार प्रयास करते भी है बेटे। अब इनका दो भौगोलिक विस्तार देखिए। मध्य प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा के डिंडोरी, बैगाचक क्षेत्र, मंडला, बालाघाट, सीधी जिले में इनका भौगोलिक विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों क्वेश्चन पूछेंगे। सकारात्मक क्वेश्चन पूछे कि बैगा लोगों का निवास कहाँ है, तो मंडला डिंडोरी याद रखिएगा, और बैगा लोगों का निवास कहाँ नहीं है, इन दो जिलों के अलावा कहीं कभी कभी बैगाचक क्षेत्र में मंडला डिंडोरी के साथ में छिंदवाड़ा, बालाघाट के कुछ एरिया को शामिल कर लिया जाता है। तो जो बहुत आउट के जिले हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा और ये लोग इसमें शामिल नहीं है। अब बैगा जनजाति की जो उपजातियां हैं ये देखिए, इनका शारीरिक संरचना आप देखिए। एक सुंदर नवयुवक जो लगभग 22 से 24 साल का होगा, गठीला बदन जैसे मैंने कहा, नाक चपटी, माथा चौड़ा, रंग काला, बाल घुंघराले, है ना। तो मध्यम का शारीरिक सुचित, नाक चपटी, रंग काला, बाल सीधे और खड़े, इस प्रकार से ये लोग होते हैं। अब बैगा जनजाति की हम उप जातियां देखते हैं कि भाई बैगा लोगों में उपजाति बहुत सारी उपजातियां हैं। भरोतिया, नरोतिया, रमैना यानी रायमैना, कठमैना यानी कोडमन, नाहर, नरेटिया, गोंडमैना तथा बिझवा। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपसे कौन सा प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। अब ये प्रश्न आपका अधिक महत्वपूर्ण है। गोंडमैना, बिझवा, भरोतिया, नरोतिया, ये आपको अधिक याद रखना है। तो हम एक बार फिर से देखें,
कि इनकी उप जनजातियां कौन कौन सी हैं, उपजातियां कौन कौन सी हैं। तो भरोतिया, नरोतिया, राय मैना, गोंड मैना और बिंजवार, इसमें ये अक्सर पूछी जाती है। बिंजवार इसकी उपजाति है, तो ध्यान रखिएगा। अब इनका गोत्र, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि जनजातियों का और आज के समाज में सामान्य वर्ग के लोग, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, है ना। ब्राह्मणों में बहुत से प्रकार के ब्राह्मण, यमुनापारी हो गए, ठीक है, उड़िया ब्राह्मण हो गए, कश्मीरी ब्राह्मण हो गए, क्षत्रियों में राणा के वंशज हो गए, सिसोदिया हो गए, ऐसे ही। तो यहाँ गोत्र जात कर्म के आधार पर ये किस प्रकार के हांडा और उरुगिया, ये इनका गोत्र है। गुणों के आधार पर निधुनिया। अब जो गुण है, अक्सर जो ओझा होता है, जो पंडित होता है, जो पुरोहित होता है, ये गुणों के आधार पर कैटेगराइज किए गए हैं। निवास आधार पर गंगरिया। अब याद रखें, यहाँ पर उप जनजाति से तो अधिक क्वेश्चन पूछेंगे बेटे, पर गोत्र से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। गोत्र से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाएगा? बहुत कम महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए गोत्र से क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछेंगे। पूछेंगे अमूमन उपजाति। अब इनका जो निवास, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, आप पिक्चर देख करके समझ गए होंगे। सच में यहाँ पर हम चूंकि क्लास ले रहे हैं बेटे, इसलिए आप इसको आधुनिक समाज से जोड़कर मत देखिए। अब इस समाज से आपका यदि गहरा रिश्ता है तो बहुत भावनात्मक दृश्य है। कच्चा मकान, मिट्टी का बना हुआ है, खपड़ा, आम का पेड़, पपीते का पेड़, पपीते भी देखे लगे हुए हैं, है ना। ये घास फूस का घर, ये बर्तन जो आपके लकड़ी के बने हुए, बांस की लकड़ी के बने हुए, महिलाएं, उनका पहनावा। हाँ, ये ईश्वर की कृपा है, सरकार राजा की कृपा है कि लाइट यहाँ पर पहुंच गई है। आप देख लीजिए, अंधेरे में नहीं रह रहे हैं। पर ये सामान्य जीवन जीने वाले लोग हैं, इनकी कोई बड़ी भौतिक महत्वाकांक्षा नहीं होती। इनको बड़े बड़े 4 व्हीलर नहीं चाहिए, बड़े बड़े फ्लैट नहीं चाहिए, बड़े बड़े घर नहीं चाहिए। इनको जीवन यापन का सम्मानजनक अवसर मिल जाए और जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं मिल जाए, उसी में लोग खुश रहते हैं। सामाजिक संगठन, जो गांव का मुखिया होता है बेटा, वह मुकद्दम कहलाता है। पंचायत व्यवस्था होती है जिसमें 5 प्रकार के पंच होते हैं। देखिए, ये बैगा जनजाति में एक बड़ा स्पेशल सिस्टम हमें देखने को मिलता है कि ये लोग अपने नियम और धर्म कर्म के बड़े पक्के होते हैं। तो मुकद्दम, गांव का मुखिया कौन है बेटे? मुकद्दम, आपका मुकद्दम है गांव का मुखिया। ये गांव का मुखिया मुकद्दम बन गया, ठीक। अब जैसे हमारे यहाँ पर सरपंच होता है, उत्तर प्रदेश में प्रधान होता है, यहाँ पर गांव का मुखिया होगा। अब ये जो मुकद्दम मुखिया है, इसका सहायक हो गया दीवान। अब ये जो शब्द है, ये कौन सा शब्द है? दीवान, फारसी भाषा का शब्द है दीवान, इसका सहायक हो गया। समर्थ, सामाजिक कार्यों अतिथियों के आने पर राशन का जो प्रबंध करता है, ये समर्थ कहलाता है। नाम से समझ में आ रहा है कि ये सामर्थ्यवान होगा, यानी इसके ठीक ठाक गाय होगी, भैंस होगी, बकरियां होंगी, अनाज उत्पादन होगा, कृषि योग्य भूमि होगी। और कोटवार, शासकीय सेवक होता है। दवार, गांव का पांडा या पुरोहित होता है। ये आप इस बात को याद रखेंगे कि एमपीपीएससी आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछती है। तो आपने क्या देखा? मुकद्दम देखा, दीवान देखा, समर्थ देखा, कोटवार देखा, दवार देखा। अब भोजन, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि पेज एक प्रकार का भोजन है जो किस जनजाति में अधिक लोकप्रिय? सभी जनजाति में अधिक लोकप्रिय है पेज। कोदो, कुटकी और मक्का का बना होता है। पेज बनाने की विधि बड़ी मजेदार है। हम लोग अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। कोई बच्चा कहता है कि सर हमारी हॉबी स्थानीय खाद्य पदार्थों
से नए नए डिश बनाना है, जिसको शार्ट में आप कुकिंग कह सकते हैं, कुकिंग का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। तो इंटरव्यू में हम लोग थोड़ा सुधार करवाते हैं कि इसमें सुधार ऐसा करिए कि स्थानीय व्यंजनों को बनाना को जनजातीय क्षेत्रों में जानते हो वर्षा पर्याप्त होती है यहाँ पर। वर्षा ऋतु में जो फसलें आसानी से तैयार हो जाती हैं, कोदो हो गया, कुटकी हो गया, चावल हो गया, पसही चावल है ना, जंगली चावल, ज्वार हो गया, बजरा हो गया, मक्का हो गया, इनमें अधिक मेहनत नहीं करनी होती। जंगली जानवरों से सुरक्षा करके प्रकृति की वर्षा से तैयार कर लिया जाता है। बैगा जनजाति में समय के अनुसार भोजन किया जाता है। सुबह का खाना बासी कहलाता है, ध्यान रखिए, दोपहर में पेट और रात्रि में बियारी है। नाम से समझ, बासी बासी सुबह का नाश्ता होता है। तो हमारे आपके यहाँ पर नाश्ता क्या है भाई, इंदौरी लोग चले पोहा बना ले, ठीक। और प्रयागराज वाले क्या, जलेबी और दूध का नाश्ता करते। मुंबई वाले क्या, महाराष्ट्र में बड़ा पाव खा ले, ठीक। गुजरात में क्या है, चलो सेफले खा ले, फाफड़े खा ले। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ब्रेड नहीं के फ्रिज में। तो सुबह बासी जो रात में भोजन बना था, स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है, तो सही जगह रख करके, जिससे जंगली जानवर न खा सके, घरेलू जानवरों से सुरक्षा हो सके, चींटी मटे चूहे से रक्षा हो सके, तो सुबह इसको सब लोग मिल करके नाश्ता करते, जो बच जाता है रात में बासी। दोपहर में पेज, ये पौष्टिक आहार होता है एक प्रकार का, लगभग सभी घरों में बनाया जाता है। और रात्रि में बियारी, बियारी इनकी किसी भी जनजाति या हमें मजदूर वर्ग की बात करें, रात बड़ी अच्छी लगती है। क्यों, दिन भर काम करेंगे, जंगल जाएंगे, जड़ी बूटियां इकट्ठा करेंगे, शिकार करेंगे, तीतर लाएंगे, बटेर लाएंगे, कबूतर लाएंगे, खरगोश लाएंगे, जिनका शिकार कर सकते हैं। और जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है उनका तो नहीं करते, चोरी छुपे भी कर लेते हैं। रात में बढ़िया मांसाहार, और इनके समय में, इनके समाज में चावल का अधिक प्रचलन है मांस के साथ खाने का। क्यों, इजी पे उपलब्ध हो जाता है। तो रात का खाना इनका क्या कहलाता है बेटे, बियारी कहलाता है। वस्त्र एवं आभूषण, पुरुषों के वस्त्रों को पटका यानी लंगोटी कहा जाता है। स्त्रियां कमर से घुटनों के ऊपर क्या पहनती, कपची पहने रहती हैं, है ना, जिसको अलग अलग समाज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में घाघरा कहा जाता है इनको, है ना। तो जो लंगोटी है ना, पटका कहा जाता है। सूती का वस्त्र होता है, आसानी से मिल जाता है और आरामदायक होता है। स्त्रियां गले में सुतिया बांधती हैं, है ना, यानी चांदी का जो होता है, एक कड़ा टाइप का होता है, ठीक। और बालों में कंदरी नामक आभूषण पहनती है स्त्रियां, जैसे केस में वो लगाया जाता है ना, महिलाएं जो लगाती हैं केस सज्जा के लिए। तो इस प्रकार इनका शारीरिक सौंदर्य अपना बनाते हैं लोग विवाह। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, पर मंगनी, ठीक, चढ़ विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह, फूल विवाह, लमसेना विवाह। अब इतने हमने देखे हैं, एकमात्र क्वेश्चन याद करना है, कौन सा, लमसेना। बाकी कोई भी विवाह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेक्चर है, क्लास है, पीपीटी बनी है, आप पढ़ लें, पढ़ करके आगे बढ़ जाए। लमसेना विवाह आप याद रखिए, इसमें लमसेना विवाह बैगा जनजाति की एक बड़ी विशेषता है। जन्म एवं मृत्यु के संस्कार, किसी भी समाज में जीवन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नया मेहमान जब आता है तो घर में खुशियों का माहौल, मृदंग, ढोल, मजीरे की थाप पर
बधाई गीत, सोहर, आंचलिक गीत खूब गाए जाते हैं। और मृत्यु के अवसर पर भी शोक गीत गाया जाता है। जैसे कल हमने आपको पढ़ाया था कि गोंड जनजाति में मृत्यु के अवसर पर एक गीत गाया जाता है। आप रिकॉल करिए और कमेंट्स करिए कि कौन सा गीत मैंने आपको याद कराया। बहुत बार मैंने उसे याद कराया है, ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि सर इसका उत्तर ये है। सुन माई, गांव या घर की सयानी औरत जो बच्चा जन्मने का कार्य करती है। झालर, पिता द्वारा शिष्य के बाल काटने का काम। सामरा प्रथा, आत्मा की मुक्ति हेतु। अब देखिए भील में बैगा जनजाति में मैंने पहले भी बताया है कि झाड़ फूंक, जादू टोना, आत्मा परमात्मा, इन सब का बड़ा महत्व है। सामरा प्रथा आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर बनायागा कि आत्मा की मुक्ति के लिए जो एक संस्कार होता है बैगाओं में, वह क्या कहलाता है? सामरा प्रथा कहलाती है ना। क्या किया जाता है इसमें? जैसे हम यहाँ पर हिंदू समाज में एक तर्पण करते हैं ना आत्मा की मुक्ति के लिए, वैसे ये लोग भी एक प्रकार का संस्कार करते हैं। धुनी लगाई जाती है, नारियल का चढ़ावा चढ़ाया जाता है और आत्मा को शरीर से अलग होकर के स्वर्ग भेजने के लिए, मुक्ति के लिए विभिन्न प्रकार के टोटके और आयोजन किए जाते हैं। बहुत सारे लोग परिवार को, समाज के इसमें इकट्ठा होते हैं। यह प्रथा यदि कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा, है ना। पर इतना सरल नहीं है कि आपको प्रथा देखने को मौका मिल जाए, क्योंकि जनजातीय समाज बाहरी लोगों को बहुत कम एक्सेप्ट करता है और उनके अंदर की बात तब जान पाओगे जब उनमें आप घुल मिल जाओगे। जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि भारतीय संस्कृत की विशेषता इस प्रकार से है जैसे दूध में शक्कर। स्वाद मीठा हो गया। आपको भी यदि इस जनजाति के बारे में जानना है तो आपको इस समाज का अंग बनना पड़ेगा। बेटे, देवी देवता, पर्व, उत्सव और त्योहार। प्रमुख देवता ठाकुर देव। देखो, गांव की रक्षा करने वाला कौन है? ठाकुर देव। बूढ़ा देव, पीढ़ियों से की रक्षा करने वाला, सदियों से। बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव, बागेश्वर देव, खैरी माई, बंजारी माई, ये सभी जितने भर देवी देवता हैं, यह बैगा जनजाति के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक देव आपको थोड़ा सा याद रखें, अभी मैं फोकस करता हूँ। जिस देव को आपको एग्जाम रूम में याद करके जाना है वह देव है बीमारियों से बचाने वाला। अमूमन समाज में सब लोग बीमार होते हैं, छोटा बच्चा भी बीमार होता है, नवयुवक भी बीमार होता है, शादीशुदा महिलाएं भी बीमार होती हैं, नवयुवती भी, और बूढ़े तो देखिए बीमार होते ही हैं। तो ये जो दूल्हा देव है ना बेटे, ये बीमारियों से रक्षा करने वाला देवता है। लेकिन यहाँ गलती मत करना, है ना, कि विवाह के अवसर पर जिस देवता की पूजा की जाती है दूल्हा देवा, ऐसा क्वेश्चन बना दिया तो गलत मत कर देना। बस मेरा आपको प्रश्न यही है कि ध्यान से इसको आप पिक्चर को देखें और अपने लक्ष्य को तैयार करें। कर्मा नृत्य, अमूमन सभी जनजातियों में ही कर्मा नृत्य फेमस है, पर बैगा जनजाति का कर्मा नृत्य अत्यंत प्रसिद्ध है। इसे आप भूलेंगे नहीं। कर्म देवता को समर्पित यह नृत्य है, कर्मा नृत्य, है ना। जनजाति समाज है, जंगलों पर निर्भर है, जड़ी बूटियों पर निर्भर है, प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर है, यानी कर्म प्रधान यहाँ पर है। गीता में भी कहा गया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ठीक। और युग निर्माण योजना मथुरा, युग निर्माण योजना हरिद्वार, यहाँ की जो पवित्र पुस्तकें हैं, आप देखेंगे कि कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कर्म भाग्य बदल देता है आपका। झूम खेती करते हैं, ये जो बड़ा प्रश्न बनता है कि कौन सी जनजाति झूम खेती करते हैं। मध्य प्रदेश में यद्यपि झूम खेती प्रतिबंधित है, पर अभी भी जनजाति समाज में बैगा लोगों के मध्य झूम खेती का प्रचलन देखने को मिलता है। झूम खेती होती क्या है? प्रश्न उठता है। जब हम ऑफलाइन की क्लास में होते हैं तो बड़ी अच्छी कहानी सुनाते हैं कि झूम झूम करके खेती करना, झूले पे बैठ करके, पर ऐसा नहीं है। अमूमन प्रायः जंगलों और पहाड़ों में जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है। कृषि योग्य भूमि कम होती है,
तो जंगल के किनारे वाले क्षेत्रों को, जहाँ झाड़ियाँ होती हैं, उनको जला दिया जाता है। जहाँ ज़्यादा बड़े पौधे नहीं होते, पेड़ नहीं होते हैं, उन झाड़ियों को, खरपतवार को जला करके उपजाऊ बना लिया जाता है। और वर्षा ऋतु के समय उनमें मोटे अनाज बो दिया जाता है, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि बो दिया जाता है। और जंगली जानवर से रक्षा करके फसल पकने पर उन्हें काट कर जीवन यापन किया जाता है। इसको कहते हैं झूम खेती। यह प्रकृति के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि ये धरती को मां मानते हैं, धरती को क्या करते हैं, मां मानते हैं। और धरती को मां मानते हैं तो हल बैल से खेती नहीं करते। तो जो संसाधन है, फावड़ा हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, कुदाली हो गई, है ना, गैती हो गई, खुरपी हो गई, तो हंसिया हो गया, कसली हो गई, तो इनसे खुदाई करके जो मोटे अनाज बो दिए जाते हैं और तैयार कर लिया जाता है। इसलिए ये लोग हल नहीं चलाते, धरती को मां मानते हैं, तो झूम खेती करते हैं लेते हैं। भाषा एवं बोली देखिए, यह इनके द्वारा जो बोली जाती है यह भाषा, चूंकि बैगा है तो ये लोग अमूमन गोरी भाषा का उपयोग करते हैं, है ना। अधिकांश अपनी बात गोरी में करते हैं, पर कुछ गोरी और कुछ इसमें हलवा का, कुछ हलवी का मिश्रण होता है। छत्तीसगढ़ी जनजाति भी है, छत्तीसगढ़ राज्य भी है। भित्ति चित्र में यह देखिए, ये दीवारों पर जो भित्ति चित्र बनाया जाता है, नोह डोरा बेटा, क्लास तो प्री की है पर मेंस के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई नोह डोरा क्या है। दीवारों पे भित्ति चित्र बनाया जाता है, जिसको कहते हैं नोह डोरा। अब इससे थोड़ा एक चीज और याद आ गई, मैं आपको एक क्वेश्चन याद करा दूं। जो निमाड़ और मालवा में संझाबाई बनाते हैं, है ना, दीवालों में एक चित्र बनाए जाते हैं जो शिव और पार्वती को समर्पित त्योहार है, तो इसी प्रकार का ये नोह डोरा भी है। अब जब हम बैगाओं का इतिहास देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक नाम बहुत लोकप्रिय है और अभी इंटरव्यू में हम लोगों ने इससे खूब पूछा है। कौन सा भाई? जोधैया बाई, बहुत चर्चा में थी। 2023 में पद्मश्री मिला है, उमरिया जिले के हैं, है ना, बैगा चित्रकार है। आपको क्वेश्चन पक्का, कोई नहीं रोक सकता। इस क्वेश्चन से मान करके चलिए, आपकी किस्मत बदल सकती है, बशर्ते आप याद रखें। अर्जुन सिंह धुर्वे डिंडोरी जिले के बैगा नृत्य कलाकार हैं, जिनको 2022 में पद्मश्री मिला, इनको 2023 में पद्मश्री मिला। तो दिमाग में जोधैया बाई एकदम घूम रहा है, तो ऐसा नहीं कि गलती से अर्जुन सिंह धुर्वे को भूल जाए और ये वाला क्वेश्चन आ जाए और आपकी फाइल निपट जाए। तो याद रखिए, 2022 में डिंडोरी जिले के अर्जुन सिंह धुर्वे को पद्मश्री मिला और 2023 में उमरिया जिले के बैगा चित्रकार जोधैया बाई को पद्मश्री मिला। इस प्रकार से इन जनजाति व्यक्तित्व के बारे में जो पुरस्कार और सम्मान इनको मिला है, इसे आप याद रखें। नमस्कार साथियों एनएस कोटल अकेडमी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। साथियों, मैं दिलीप राय जायसवाल आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की क्लास, आज का टॉपिक सहरिया जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश की जनजातियों का एक पार्ट है, एक जनजाति है। एमपीपीएससी में जो यूनिट 10 है, उसी का ही एक भाग सहरिया जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों से अभी तक हमने भील जनजाति को पढ़ लिया, समझ लिया, गौंड जनजाति को पढ़ा, उसके बाद कोल जनजाति। इस तरह से आगे हम चलते हैं सहरिया जनजाति। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां 3 हैं, बैगा, सहरिया और भारिया। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां कितनी है? 3, बैगा, सहरिया, भारिया। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सहरिया जनजाति से। चलेगा, सहरिया जनजाति का चित्र, इमेजेस, पिक्चर्स जो आप देख पा रहे हैं, उनकी बनावट, उनकी रूपरेखा
आभूषण, पहनावा और इस तरह का रहन सहन आप इस इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और बहुत ही समृद्ध विचार वाली, पहनावा वाले जो जनजाति है। तो हम आगे चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं इनका परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन समझते हैं सहरिया जनजाति का। चलेगा, इंट्रोडक्शन। सहरिया अर्थात शेर के साथ होना। सहरिया का अर्थ आशय, सहरिया का अर्थ होता है, आशय होता है, मीनिंग होता है, हम क्या समझते हैं। सहरिया, सहरिया अर्थात शेर के साथ होना। जो शेर के साथ होता है, शेर जैसा होता है, उसी जैसा कॉन्फिडेंटल होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है, जंगलों में, ठीक है, अपना विचरण करते हैं और जंगलों से इनका अच्छा खासा संबंध होता है और उसी से जुड़ाव और लगाव रखते हैं। और साथ ही साथ शेर के साथ होते हैं, शेर वगैरह के साथ इनकी दोस्ती, फ्रेंडशिप होती है, दोस्ताना माहौल होता है, इसलिए सहरिया का अर्थ शेर के साथ बताया गया है। मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति सहरिया। मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी जनजाति, फर्स्ट नंबर पर आती है अपनी भील जनजाति, सेकंड पर अपनी आती है, ठीक है, भील के बाद गोंड जनजाति, और तीसरे नंबर पर आती है मध्य प्रदेश की कोल जनजाति, और चौथे नंबर पर आती है बैगा जनजाति, और 5वें नंबर पर है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, 5वीं बड़ी जनजाति सहरिया। भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है सहरिया जनजाति को। 3 जनजातियां हैं। चलेगा, तो ये सामान्य परिचय हो गया है। शेर के साथ होना 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है और पिछड़ी जनजाति की लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर आती है, ठीक है। जैसे बैगा, सहरिया, भारिया 3 पिछड़ी जनजाति हैं। प्रजाति, अब इसकी बात करते हैं किस प्रजाति की है, ठीक है। द्रविड़ समूह या कॉलेरियन परिवार, द्रविड़ समूह या कॉलेरियन परिवार से इसका नाता है, प्रजाति है। और इसके कुछ उपनाम होते हैं, इसके कुछ उपनाम होते हैं, जैसे खोटिया पटेल। खोटिया पटेल, खोटिया पटेल क्या है, आदर के साथ कहा जाता है खोटिया पटेल। राउत, भीलों के छोटे भाई, रावत भी बोलते हो, रावत, ये रावत, रावत। खोटिया पटेल आदर के साथ, सम्मान के साथ जो रहते हैं उनको खोटिया पटेल कहते हैं। राउत भीलों के छोटे भाई, भीलों की उपशाखा है। मूल स्थान इनका, जहां पर ये निवास करते हैं, शाहबाद का जंगल कोटा इनका मूल स्थान है। शाहबाद का जंगल कोटा इनका मूल स्थान है, निवास स्थान है। तो ठीक है, प्रजाति द्रविड़ समूह या कॉलेरियन परिवार, उपनाम खोटिया पटेल कहा जाता है इनको आदर के साथ। राउत भी कहते हैं, रावत या राउत, भीलों के छोटे भाई, भीलों की उपशाखा है। और मूल स्थान इनका पूछा जाए तो शाहबाद का जंगल या कोटा चलेगा। भौगोलिक विस्तार, इसका जो जियोग्राफिकल एक्सपांशन होता है, कहाँ तक इनका विस्तार है, कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से रीजन में ये निवास करते हैं, इनका रहवास है, इनका रेसिडेंस है। तो चलिएगा बात करते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न और वेस्टर्न जो है क्षेत्र है, रीजन है, जैसे शिवपुरी सर्वाधिक संकेंद्रण है,
सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन सा उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जो नॉर्दर्न और सदर्न नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट है, रीजन है, ये बहुलता में या मोस्टली इनका अधिकतर या सर्वाधिक संख्या में इनका निवास है। जैसे शिवपुरी, शिवपुरी अपना जैसे गुना से आगे जाते हैं शिवपुरी हो गया है, शिवपुरी से आगे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, उधर इनका निवास स्थान माना जाता है। सर्वाधिक संकेंद्रण है गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर आदि जिलों में ये निवास रहते हैं। कह सकते हैं कि ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग में इनका संकेंद्रण है, और ग्वालियर संभाग का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है शिवपुरी, और शिवपुरी में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण है। शारीरिक विशेषताओं में पढ़ते हैं, ठीक है, शारीरिक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी, व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सहरिया ट्राइब्स, ठीक है। सामान्य नाक नक्शा, इनका नाक नक्शा होता है, गोल गोल सामान होता है, औसत एवरेज शरीर होता है, ना ज्यादा टॉल, ना ज्यादा लंबे होते हैं और ना ज्यादा चिकने होते हैं, ये सामान्य हाइट वाले होते हैं। काला रंग, सांवला रंग टाइप से होता है, काला रंग होता है सहरिया जनजाति का, ओके। और इनकी उपजातियां होती है, ध्यान रखना है। खैर आपसे सामान्य ये शारीरिक विशेषता नहीं पूछेगा, भौगोलिक विस्तार जरूर आपसे पूछेगा। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में कौन सी आती है, बैगा, सहरिया, भारिया, ये पूछ सकता है। यह आपसे पूछेगा इनका निवास कहाँ पर है, विस्तार कहाँ पर है, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जैसे ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग। ग्वालियर संभाग की बात करें तो शिवपुरी इनका सकेंद्रण है, तो शिवपुरी में बहुतायत में या बहुलता में ये निवास करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं उपजाति शवर, सवर, सौर, इस तरह की इनकी उपजातियां होती हैं। उपजातियां में भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे तो सिर्फ विस्तार पूछा जाएगा, कहाँ है इनका निवास स्थान, क्या है, कहाँ के कौन कौन से जिलों में है, या फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे निम्न में से सहरिया जनजाति का निवास स्थान है, 4 जिले दिए जाएंगे, 4 में से एक कोई से पूछा जाएगा है तो आपको टिक करना है, या इस तरह से प्रश्न होगा दे दिया शिवपुरी, गुना, भिंड और सभी, तो इस तरह से पूछा जाए तो केयरफुली रीड करने के बाद आप टिक कर सकते हैं ये सभी, चलेगा। सामाजिक संगठन, इनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनियन होता है, सोशल यूनियन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, इस सामाजिक रूप से किस तरह से जुड़े होते हैं, सोशली ये कैसे काम करते हैं, कैसे रहन सहन करते हैं, समाज में क्या एक दूसरे की भूमिका होती है, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोशली रहन सहन जो रहता है इनका। सहराना में एक पंचायत होती है, अब ये यहाँ पर रहते हैं, उस पूरी जगह को, कॉलोनी को, मोहल्ले को क्या बोलते हैं, सहराना। हम कॉलोनी, मोहल्ला, कॉलोनी, इस तरह की चीजें हम उपनामों से जानते हैं, लेकिन इनका जो एक संगठन के रूप में जहां पर ये निवास रहते हैं, इनका रेसिडेंस रहता है, उसको सहराना कहते हैं। क्या बोलते हैं, सहराना। एक पंचायत होती है, इनकी एक पंचायत होती है, उस जगह को सहराना कहते हैं, जिसमें पटेल मुखिया होता है। पटेल क्या होता है, मुखिया होता है। सहराना एक इनका जहां पर घर बना करके रहते हैं, मकान, रहवास वाली चीजें होती है इनकी, उस जगह को, उस स्थान को, उस एरिया को, उस रीजन को, क्षेत्र को सहराना कहते हैं। सहराना एक पंचायत के रूप में होती है, उसका जो मुखिया होता है उसको पटेल कहते हैं। देखिएगा, कोटवार, बराई, भोपा और हथनारिया रहते हैं, तो इस तरह के रहते हैं, ठीक है। विवाह, अब बात करते हैं विवाह की। विवाह
बया संधि के आधार पर होते हैं। देखना यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनका जो विवाह विवाह प्रथा है वो कैसे काम करती है। विवाह बया संधि के आधार पर किया जाता है। जैसे इनमें सहपलान, सेवा, क्रय, सवर, सगाई विवाह का प्रचलन है। सहपलान, जैसे सहपलान एक साथ में कहीं पर पलान करने चले जाते हैं तो वहीं पर ये अपना क्या होता है विवाह या संधि या विवाह की शर्तें या रस्में होती है पूर्ण कर लेते हैं। सेवा, सेवा सेवा का मीनिंग होता है, जैसे शहरिया जनजाति में होता क्या है, जैसे घर जमाई रह करके काम करना, तो सेवा करना, इस तरह से सेवा विवाह होता है। क्रय विवाह, खरीद कर लेन देन, ठीक है, क्रय विक्रय करके भी इनका विवाह होता है, क्रय विवाह होता है, ठीक है। या सवर सगाई विवाह का प्रचलन इस जनजाति में पाया जाता है, देखने को मिलता है। चलेगा, आगे चलते हैं। जन्म मृत्यु संस्कार, इनके जन्म और मृत्यु पर किस तरह के संस्कार होते हैं, यह चीज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। और इसलिए जनजाति का जो चैप्टर है, यूनिट 10 है, मध्य प्रदेश जनजाति वाला सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य है। इस दृष्टि से इसका महत्व और बढ़ जाता है। जन्म मृत्यु के संस्कार, संस्कार जन्म के बाद गलहरी माता को, जैसे इनका जन्म होता है उसके बाद गलहरी माता को मुर्गे की बलि दी जाती है। जब किसी भी बच्चा बच्ची का जन्म होता है तो जन्म के बाद ये गलहरी माता को मुर्गे की बलि देते हैं। नामकरण के बाद महिलाएं घुंघरी बांधती हैं। जन्म हुआ, गलहरी माता को बकरे मुर्गे या बकरे की, वैसे मुर्गे की देते हैं, मुर्गे की बलि देते हैं। और जैसे ही बच्चे का नामकरण होता है उसके बाद महिलाएं घुंघरी बांटती हैं। घुंघरी मतलब कुछ एक अनाजों को मिला करके उबाल करके और इस प्रकार का कुछ एक खाद्य पदार्थ बनाती हैं खाने योग्य, और सबको बांटती हैं जब उनका नामकरण होता है उस समय पर। मृत्यु के 12वें दिन, पहले तो जन्म की बात हो गई, जन्म हुआ, जन्मोत्सव पर जैसे जन्म हुआ गलहरी माता को मुर्गे की बलि देते हैं और उस दिन भोज सबका भोजन रखते हैं, सगे संबंधियों का, अपने रिलेटिव्स का। और फिर नामकरण के बाद आसपास की पड़ोस की महिलाओं को बुला करके घुंघरी बांटते हैं। घुंघरी जैसे गेहूं, चने और मक्का ऐसे कुछ कुछ अनाज होते हैं और अनाजों को मिलाकर के एक साथ में उबाला जाता है और उसको, ठीक है, उसमें कुछ मीठा गुड़ है, शक्कर है, इस तरह कुछ मिला करके बताशा वगैरह ऐसा कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं, उसको मिक्स करके बांटा जाता है। नामकरण के बाद महिला घुंघरी बांटते हैं। मृत्यु के 12वें दिन, मृत्यु के 12वें दिन भोज दिया जाता है। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है जैसे तेरहवीं वगैरह होती है तो 13वें दिन, लेकिन इनके यहाँ पर 12वें दिन भोज दिया जाता है, जिसे नुक्ता खर्च कहते हैं। मृत्यु के 12वें दिन भोज दिया जाता है और जिसे किस नाम से जानते हैं, नुक्ता खर्च के नाम से जानते हैं। स्मृति चिन्ह के रूप में खूंटा गाड़ा जाता है और फिर मृत्यु के बाद एक स्मृति चिन्ह बनाया जाता है और उस जगह पर खूंटा गाड़ दिया जाता है, खूंटा गाड़ दिया जाता है उस स्थान पर, तो उसको क्या कहते, स्मृति चिन्ह बनाया जाता है। 12वें दिन मृत्यु भोज देते हैं जिसे हम नुक्ता खर्च के नाम से जानते हैं। तो ये इनका जन्म और मृत्यु का जो संस्कार है उसको हमने समझ लिया है और अच्छे से समझना है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। जो प्रमुख चीजें हैं 3-4 में और लास्ट में फिर बता दूंगा,
अब हम डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेस्टिवल और अब पर्व उत्सव और त्योहार। पर्व उत्सव और त्योहार कैसे मनाते हैं, किस तरह से मनाते हैं, कौन कौन से होते हैं और इनकी परंपरा, कस्टम्स और रिचुअल्स, रीति रिवाज क्या और कैसे होते हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। हिंदुओं के सारे पर्व, जिस तरह से हिंदुज़ में जितने भी फेस्टिवल हैं, ठीक है, हिंदुओं के सारे पर्व, यहाँ पर बात करते हैं गॉड गॉडेस, देवी देवताओं की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ठाकुर देव, भैरव देव, नाहर देव, तेजाजी, सीता माता आदि जनजातीय देवी देवताओं की सूची, नाम आपके सामने आप देख रहे हैं। ये बहुत ही लगाव और आस्था के साथ देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी आस्था और विश्वास इनके प्रति अटूट होती है और पूर्णतः विश्वास करते हैं और इनको अच्छे से मानते हैं। पूजा पाठ आराधना अर्चना जो भी होती है इनके प्रति ये मन और लगन से करते हैं। ठाकुर देव, भैरव देव, नाहर देव, तेजाजी, सीता माता, ठीक है, ठाकुर देव याद रखना, भैरव देव भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सारे ठीक है, नाहर देव, तेजाजी, सीता माता जनजातीय देवी देवता है, ये ट्राइबल गॉड गॉडेस हैं, ठीक है। और ये यहाँ तक हो गया पर्व उत्सव, जो हिंदुओं के सारे पर्व उत्सव मनाते हैं, तो उनकी तो जानकारी देने की जरूरत नहीं। होली अब हिंदू मनाते हैं, ये लोग भी हिंदुओं के सारे पर्व, होली, रक्षा बंधन, दीपावली, मकर संक्रांति, जितने भी हिंदू पर्व हैं उन सभी को ये सेलिब्रेट करते हैं या बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो पर्व तो आप याद देख लेना। देवी देवता ठाकुर देव, भैरव देव, नाहर देव, तेजाजी, सीता माता आदि जनजातीय देवी देवता है। नृत्य एवं गान इम्पोर्टेंट है। नृत्य एवं गान, सिंगिंग और डांसेस की बात करते हैं। प्रमुख नृत्य लहंगी, लहंगी, इनका लहंगी बहुत ही फेवरेट और फेमस और प्रसिद्ध और नामचीन नृत्य में आता है इनका लहंगी। रागिनी, दुलदुल घोड़ी, शहरी जनजाति का, ये कई बार पूछा है, ध्यान रखना। दुलदुल घोड़ी नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है, तो आप बताएंगे सहरिया जनजाति से संबंध है दुलदुल घोड़ी का। लहंगी, रागिनी, दुलदुल घोड़ी, इनके प्रमुख नृत्य हैं। छाप लो, याद कर लो। प्रमुख गीत लंगुरिया, ये लंगुरिया बहुत ही चाव से, भाव से, मन से, पूरे प्रयत्न के साथ, पूरा जोर दमखम लगा के लंगुरिया गीत गाते हैं। जेवनार और गोठ लीला, गोठ लीला, लंगुरिया और गोठ लीला, ये दो ऐसे गीत हैं इनके, इनमें पूरी तरह से सब लोग संलग्न होते हैं और बड़े धूमधाम से इनको गाते हैं। तो गोठ लीला और लंगुरिया और जेवनार। अब लंगुरिया ज्यादातर मोस्टली ये जैसे त्योहार है, फेस्टिवल है, पर्व है, उत्सव है, उन उस टाइम पर ये इनको परफॉर्म करते हैं। चलेगा, आगे चलते हैं, ठीक है। गोठ लीला और लंगुरिया याद रखना, लहंगी नृत्य है, रागिनी है, दुलदुल घोड़ी है, देवी देवता याद रखना, और हिंदुओं के सभी पर्व उत्सव है, त्योहार है, ये भी मनाते हैं। आर्थिक जीवन, जो इनकी इकोनॉमिकल लाइफ है वो कैसी होती है, आर्थिक जीवन और भाषा एवं बोली। चलेगा, तो इनके आर्थिक जीवन में छोटा सा एक पहलू याद रख लेते हैं। इकोनॉमिकल लाइफ में ये मजदूरी करते हैं, लेबर होते हैं, वनोपज संग्रहण करते हैं और कृषि कार्य करते हैं। वनों से संबंध रखते हैं, इनका व्यापार, इनका रोजगार, इनकी रोजी रोटी के प्रमुख साधन और संसाधन जो हैं वो क्या है, मजदूरी करके
अपना घर बसर, रोजगार या अपने, ठीक है, व्यापार की चीजें करते हैं, मजदूरी, वनोपज संग्रहण करते हैं। ये वनों से, जैसे तेंदुपत्ता, वनों से लकड़ियां लाना, वनों की और भी जैसे कुछ जड़ी बूटियां हैं, और वनों से महत्वपूर्ण जो आवश्यक सामग्रियां होती हैं, इनकी लाइफ से संबंधित, इनके जीवन से संबंधित, इनके अर्थ आर्थिक जीवन से संबंधित, उन सभी का संग्रहण करते हैं और कृषि कार्य में भी ये संलग्न जुड़े हुए होते हैं। तो क्या हो गया, मजदूरी, वनोपज संग्रहण, और क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। जड़ी बूटी की जानकार जनजाति है, इनको जड़ी बूटी का अच्छा खासा ज्ञान होता है, जड़ी बूटी किसमें काम आएगी, जैसे सांप बिच्छू ऐसे खा लेता है, किसी को काट लेता है, उसको उसका ट्रीटमेंट, उसका उपचार करने के लिए ये जड़ी बूटियों का प्रयोग करके उनका उपचार बड़े ही आसानी से और सिंपल तरीके से कर देते हैं। तो ये जड़ी बूटियों के बड़े ही जानकार होते हैं, वैद्य होते हैं, कह सकते हैं। ये लोकल या क्षेत्रीय वैद्य होते हैं, वैद्य का काम करते हैं, और जैसे छोटे मोटे रोग बीमारी होती हैं, उनकी जड़ी बूटियों के लिए काम करते हैं। भाषा एवं बोली, मुंडारिया या कॉलेरियन भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा बोली बस याद रखना है, मुंडारिया या कॉलेरियन, ध्यान रखना, ठीक है, चलेगा। अन्य तथ्य, अदर फैक्ट पर बात करते हैं। अदर फैक्ट्स क्या हैं, अन्य तथ्य, सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, इसलिए मध्य प्रदेश के श्योपुर, देखना बस ध्यान रखना, क्योंकि ये विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है और अत्यधिक कुपोषित जनजाति है। ये ध्यान रखना, कुपोषित वर्ड जहां पर आ जाए तो सहरिया लगा देना। मध्य प्रदेश के श्योपुर सहरिया जनजाति का बहुल जिला है। श्योपुर सहरिया जनजाति का बहुल जिला है, वो भारत का इथोपिया कहा जाता है। सहरिया जनजाति के कुपोषण के कारण श्योपुर को भारत का इथोपिया कहा जाता है। इथोपिया एक ऐसा देश है, ऐसी कंट्री है जो विश्व का सबसे अधिक कुपोषित कंट्री है। इसलिए मध्य प्रदेश का कुपोषित जिला कौन सा है, वो है श्योपुर। सहरिया जनजाति का संग्रहालय श्योपुर जिले में स्थित है। सहरिया जनजाति का संग्रहालय श्योपुर में है। इथोपिया, भारत का इथोपिया कुपोषण के कारण इसको कहते हैं, श्योपुर को कहते हैं। और शहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र, ये इंपोर्टेंट है, याद रखना, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। शहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र, यह भी कहाँ पर है, श्योपुर में है। संग्रहालय कहाँ पर है, श्योपुर में है। और कुपोषित जिला कौन सा है शहरियों के हिसाब से, तो श्योपुर है। और भारत का इथोपिया, मध्य भारत का इथोपिया किसको कहा जाता है, श्योपुर को कहा जाता है। चलेगा, एक कुछ मेमोरेबल फैक्ट है, स्मरणीय तथ्य है, अन्य तथ्य में आते हैं। अब आपके लिए ले चलता हूं भारिया जनजाति की तरफ, भारिया जनजाति की तरफ ले चलता हूं, और इसके बारे में हम जो भी फैक्ट और तथ्य, जो भी जानकारी होगी, हम उस पर डिस्कस करेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, 23 जून को मद्देनजर रखते हुए इस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए, इनका शारीरिक गठन देखिएगा, आभूषण देखिएगा, पहनावा, इनको देख करके आपको सारा आभास हो जाएगा कि ये पूरी तरह से जंगलों में, जंगल के आसपास निवास करते हैं, और इनका योगदान बहुत बड़ा है जंगलों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। चलेगा, अब चलते हैं भारिया जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। परिचय, परिचय, गोंड जनजाति की एक उपशाखा
जो गोंडों को बड़ा भाई मानती है। गोंड जनजाति की एक ब्रांच है और गोंड जनजाति को भारिया क्या है, अपना बड़ा भाई के रूप में मानते हैं। गोंड जनजाति को भारिया किस रूप में मानते हैं, अपने बड़े भाई के रूप में मानते हैं और भार ढोने का कार्य करने के कारण भारिया कहते हैं। ये जंगलों से लकड़ी, जड़ी बूटी, पत्ते, फल जो भी है, ये अपने आजीविका चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए और रोजगार को सुचारू रूप से अपने जीवन में बनाए रखने के लिए ये भार उठाकर लाते हैं, ले जाते हैं। भार उठाने के कारण इनको भार या भारिया कहा जाता है। प्रजाति द्रविडियन कॉलेरियन समूह की जनजाति। उपनाम है इनका भूमिया। भारिया का उपनाम क्या है, भूमिया। ऐसे आपको याद रखना, बस यहाँ पर रखना, भार ढोने का कार्य करने के कारण इनको भारिया कहा जाता है। भौगोलिक विस्तार, जियोग्राफिकल एक्सपांशन, या इनका जो रीजन है, किस किस रीजन में ये निवासरत हैं, निवास करते हैं, इनका स्थान कौन सा है। देखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन से बारंबार पूछे जाने वाला प्रश्न है पातालकोट। जैसे ही माइंड में, प्रश्नों में, प्रश्न पत्र में, परीक्षा में पातालकोट आता है तो से भारिया जनजाति का संबंध जरूर मिलेगा ही। भारिया जनजाति पातालकोट तामिया विकास खंड। पातालकोट कहाँ है, तामिया विकास खंड छिंदवाड़ा क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित है। भारिया जनजाति पातालकोट तामिया विकास खंड छिंदवाड़ा क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित है। तो भौगोलिक विस्तार आ गया, छिंदवाड़ा, पातालकोट, तामिया विकास खंड, यहां तक पढ़ लिया। अब चलते हैं शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं, ये मध्यम कद के हैं, रंग काला है, आंखें छोटी। इनकी आंखें कैसी होती है, छोटी होती है, कद छोटा होता है, मध्यम होता है, नाक चौड़ी और ओंठ पतले होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। भारिया जनजाति की नाक चौड़ी होती है, नाक चौड़ी होती है और ओंठ पतले होते हैं। उपजाति भूमिया, भारिया की हुरियार, पंडव, ये इनकी उपजातियां होती हैं। चलिए बात करते हैं गोत्र। अब बात करते हैं गोत्र। गोत्र खमरिया, भरदिया, अंगारिया, कुरमुड़िया, बगदरिया आदि। भारिया जनजाति के जो गोत्र होते हैं, खमरिया, भरदिया, अंगारिया, कुरमुड़िया, बगदरिया आदि भारिया जनजाति के गोत्र। गोत्र तक आज से पूछने वाला नहीं है, एक जनरल नॉलेज के लिए, एक सामान्य जानकारी के लिए ये सब होना जरूरी है। गांव और आवास कैसे होते हैं इनके, इनके जो गांव और आवास है, इनका रेसिडेंस है, निवास स्थान है, वो कैसा होता है। इनके निवास स्थान को ढाना कहते हैं। अभी मैंने कहा था शहरिया जनजाति का निवास स्थान सहराना कहलाता है। सहराना पंचायत होती है, वहाँ का जो मुखिया होता है वो पटेल होता है। हम पढ़ रहे हैं भारिया जनजाति, हम क्या पढ़ रहे हैं, भारिया जनजाति। और भारिया जनजाति के निवास स्थान को ढाना कहते हैं। ढाना, ढाना एक मोहल्ला कॉलोनी का नाम, कॉलोनी जैसा होता है ढाना, जहाँ पर ये रहते हैं। शहरिया में सहराना होता है और इनका भारियाओं का ढाना होता है। और गांव में मेघनाथ खंभ, भीमसेन और मृतक चौधरा अनिवार्य होते हैं। अब जहां पर ये निवासरत रहते हैं, निवास करते हैं,
जहां पर इनका रेसिडेंस होता है उसके आसपास जो रहते हैं उस जगह को ढाना, और ढाना में ये चबूतरे बनाते हैं, और चबूतरों में से जैसे मेघनाथ खम्भ बना लेते हैं, बैठने वाले स्थान को नाम दे दिया मेघनाथ खम्भ, नाम दे दिया भीमसेन, मेघनाथ खम्भ, भीमसेन, और मृतक चौतरा होता है। इन पर इनकी चौपाल बैठक, ठीक है, बैठते उठते रहते हैं जब भी समय मिलता है, इस तरह की जगह होती है, तो उनका गाँव आवास हो गया। ढाना कहते हैं। मेघनाथ खम्भ, भीमसेन और मृतक चौतरा का संबंध किससे है? भारिया जनजाति से है। कहाँ पर आते हैं? ये पातालकोट, ठीक है, इस तरह से याद रखें। छिंदवाड़ा याद रखें। सामाजिक संगठन, भारियाओं के गांव में पंचायत होती है जिसमें 5 पंच होते हैं। आप जैसे कोई भी डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, तो यहाँ पर पंच होते हैं। 5 पंच मिलकर के किसी विवादास्पद स्थिति को सुलझाने के लिए, समझाने के लिए, समझाने, ठीक है, 5 पंच आते हैं और इनका निर्णय सर्वोपरि होता है। गांव में पंचायत होती है, और भूमिका, पत्रिहार, कोहिनार गांव का वयोवृद्ध होते हैं। ये अन्य 3 होते हैं। जैसे भूमिका, पत्रिहार, कोहिनार गांव का वयोवृद्ध व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। जो वयोवृद्ध होते हैं वही क्या होते हैं? प्रमुख या कुछ पंचों के रूप में रहते हैं। वस्त्र, वस्त्र एवं आभूषण, मैंने आपको प्रारंभ में इनकी ठीक है तस्वीर जो दिखाई थी उसमें वस्त्र और आभूषण आपने देखे थे। इनका जो वस्त्र और आभूषण होता है इसकी हमने बात की थी, ठीक है। चलिए, हाँ, स्त्री लाल रंग की सेंदरी साड़ी, जो महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, भारिया जनजाति की, भारिया जनजाति की जो महिलाएं माताएं बहनें होती हैं, स्त्री लाल रंग की सेंदरी साड़ी, अंगिया या पोलिका पहनती है। ये ध्यान रखना है। भारिया जनजाति की जो स्त्री महिलाएं माताएं बहनें होती हैं वो लाल रंग की सेंदरी साड़ी तथा अंगिया या पोलका, पोलका ब्लाउज का ये ग्रुप है। पोलका ये फुल बाहों होती है, पूरा ढका होता है शरीर, ठीक है, पोलका कहते हैं। ये लाल रंग की साड़ी पहनती है। अनिवार्य रूप से हाथ में लोहे का कड़ा पहनती है। ये ध्यान रखना है, लोहे का कड़ा जरूर हाथ में पहनते हैं। लाल रंग की सेंदरी साड़ी, अंगिया या पोलका पहनती है। अनिवार्य रूप से हाथ में लोहे का कड़ा जरूर इनके हाथ में मिलेगा। अब बात करते हैं विवाह की प्रथा कैसी होती है, विवाह कैसे होता है, कौन कौन से सिस्टम होते हैं विवाह के, कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं, और कौन कौन से रीति रिवाज इनके विवाह में मनाए किए जाते हैं, समझते हैं। प्रमुख विवाह पद्धतियां, प्रमुख विवाह पद्धतियां, मंगनी विवाह, मंगनी विवाह, मंगनी विवाह जिसमें मांग रखी जाती है, आप क्या देंगे, कितना देंगे, कितना दहेज देंगे, इस तरह की मंगनी विवाह होता है। ठीक है, लमसेना विवाह, राजी बाजी विवाह, राजी बाजी, इसमें राजी बाजी विवाह में क्या होता है, लड़का लड़की तैयार हो जाते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बोला जाता है कि लड़का लड़का, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, लड़का लड़का, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, राजी बाजी विवाह, लमसेना विवाह, मंगनी विवाह, विधवा विवाह, समगोत्रीय विवाह वर्जित। बस ये ध्यान रखना है आपको। मामा बुआ के लड़का लड़की से विवाह, ये क्या करते हैं, मामा बुआ के लड़का लड़की से विवाह कर लेते हैं भारिया जनजाति। मामा का लड़का हो लड़की हो सॉरी, मामा बुआ के लड़का लड़की से विवाह कर लेते हैं, मंगनी विवाह करते हैं, लमसेना विवाह होता है, राजी बाजी विवाह, विधवा विवाह। लेकिन समगोत्रीय विवाह इनमें वर्जित, प्रतिबंधित होता है, प्रोहिबिटेड होता है। एक गोत्र के लड़का लड़की अगर विवाह करते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, या वो सक्सेस और सफल होता ही नहीं। इनकी विशेषता और खासियत है और खूबी है कि समगोत्रीय विवाह को ये वर्जित श्रेणी में रखते हैं, चलेगा। तो मंगनी
लमसेना राजीबाजी विवाह विधवा विवाह, लेकिन समगोत्रीय विवाह यहाँ पर वर्जित होता है और मामा बुआ के लड़का लड़की से विवाह करने की प्रथा देखने को भारिया जनजाति में मिलती है। जन्म मृत्यु के संस्कार कैसे होते हैं? प्रसव के हिसाब से भारिया महिलाएं क्रूर होती है। देखिए यहाँ पर कुछ एक शब्द है क्रूर। क्रूर शब्द का अर्थ अगर बात करें निर्दयी, बहुत ही निर्दयी होती है। सिर्फ एक केस में बात करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जन्म मृत्यु संस्कार। प्रसव के हिसाब से भारिया जनजाति की जो महिला होती है, माता बहनें होती हैं, वो प्रसव के दौरान जो उनका जो काम रहता है वो बहुत ही क्रूर किस्म का रहता है। क्रूर मतलब बिल्कुल निर्दयी होती है, उसमें दया नहीं देखने को नहीं मिलती है। तो देखते हैं क्या है। छठी पूजन के बाद जच्चा गीत गाए जाते हैं। फिर क्या होता है? छठी पूजन होता है, जच्चा, ठीक है, जच्चा गीत गाए जाते हैं। 6 माह बाद बुआ द्वारा नामकरण करवाया जाता है। 6 महीने बाद इनकी बुआ जी आती है, ठीक है, वो बच्चे का नामकरण करती है। और छठी पूजन के बाद जच्चा गीत होता है। प्रसव के दौरान भारी यदि पूर्ण किस्म का मतलब है कि बच्चे को कहीं पर भी किसी भी जगह पर, ये प्रसव ऐसा नहीं हॉस्पिटल में जाती हो, इनके लिए अलग से एम्बुलेंस आती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जंगलों में काम कर रही ना, वहीं पर प्रसव हो जाता है। और जैसे प्रसव हुआ, प्रसव के बाद बच्चे को वहीं किसी छाया में या छोटे से, ठीक है, एक एरिया में वो वहीं पर रख देती हैं और फिर कुछ समय बाद काम पर भी लग जाती है। तो इसलिए इनको इस कारण क्रूर श्रेणी में कहा जाता है। लेकिन माताएं कभी क्रूर नहीं होती हैं। लेकिन इनके अब क्या है कि मैं क्रूर शब्द को ना कह करके मैं कहूँगा ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही संघर्षी और बहुत ही मेहनती रहती है, मेहनत करने वाली और मेहनती रहती है। तो मृत्यु के तीसरे दिन तीजा किया जाता है। तीसरे दिन तीजा होता है, जिसको तीसरा भी कहा जाता है भारिया जनजाति। पर्व उत्सव त्योहार की परंपरा क्या है? विदरी पूजा होता है, नवाखानी होता है, जावरा होता है। जवारा, जवारा मीनिंग होता है जैसे नवरात्रियों में जवारे होते हैं और जो अष्टमी नवमी पर ये जवारा करते हैं उसको जवारा कहते हैं। दिवाली, गोवर्धन पूजा, सभी इस तरह के हिंदू त्योहार ये भी मनाते हैं, चलेगा। देवी देवता, गॉड गॉडेस, इसके बागेश्वर देव। कौन से? बागेश्वर देव। देखिएगा हमने पढ़ा था शहरी जनजाति में ठाकुर देव थे, ठीक है, ठाकुर देव थे, इस तरह से भैरव देव थे, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर बागेश्वर, बागेश्वर देव, बड़ा देव, बूढ़ा देव, ये ध्यान रखना भारिया में। बागेश्वर देव, बड़ा देव, बूढ़ा देव, मुठवा बाबा, मेघनाथ देव, हरदुल देव, भीमसेन देव, जगतार माई, भवानी माई, बेरली माई, ठीक है, बजारन माई, रात माई आदि इस तरह के देवी देवता की पूजा पाठ आराधना अर्चना करने की इनकी परंपरा है और इनके देवी देवता अपने सामने। इनके जो नृत्य और गीत होते हैं, नृत्य और गीत, प्रमुख नृत्य भड़म, सैतम, सैला, कर्मा। भारिया जनजाति का भी कर्मा है। सुआ, सुआ ये नवरात्रियों में हमारी बहनों द्वारा, जैसे भारिया जनजाति की बहनों द्वारा, माताओं बहनों द्वारा एक सुआ होता है जिसमें कुंवारी लड़कियां, इसमें जो कुंवारी लड़कियां होती है अनविवाहित, ठीक है, जो अनविवाहित लड़कियां होती हैं, ठीक है, वही सुआ करती है। एहराई ये नृत्य होता है। सुआ क्या होता है? अक्सर जिस तरह से जो हिंदी महीने होते हैं, दिवाली से पहले, दीपावली से पहले एक नवरात्रि आती है और उसी नवरात्रियों में एक सुआ होता है। सुआ बनाती है मिट्टी से दीवार पर
और सभी ग्रुप में सामूहिक रूप से आसपास की अड़ोस पड़ोस की बहनें लड़कियां एकत्रित होती हैं, उसकी पूजा पाठ करती हैं और इसको सुआ कहते हैं, कर्मा। प्रमुख गान उपजन, भावर, मंडवा, मटिया, गीत आदि इनके प्रमुख गान हैं। चलेगा, आगे चलते हैं हम। प्रमुख गान, प्रमुख गान नृत्य, इनके आर्थिक जीवन की चर्चा भी हम इसी में कर लेते हैं। आर्थिक जीवन, इनका आर्थिक जीवन बस इतना, स्थानांतरित कृषि की जाती है। ये क्या है? स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। शिफ्ट करते रहते हैं, स्थानांतरित, कभी यहाँ पर खेती की कभी वहां पर की, स्थानांतरित होते रहते हैं। भाषा एवं बोली, भाषा एवं बोली, भरनोटी या भरियाटी, भरनोटी भरियाटी भारियाओं की मूल बोली है। भरनोटी या भरियाटी भारियाओं की मूल बोली है। तो यहाँ तक हमने भारिया जनजाति का, शहरी जनजाति और भारिया जनजाति को हमने यहाँ तक पढ़ लिया। 2 जनजाति कंप्लीट हो गई, तीसरी जनजाति और आप देखिएगा तो हम आगे पढ़ते हैं। चलेगा, तो